देखे होंगे। क्रिकेट सीज़न को अगर आप पाकिस्तानी फैन्स हैं तो क्या एन्जॉय करना, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है पहली सीरीज़ पाकिस्तान ने शुरू कर दी है और जो एक्सपेक्टेड था लार्ज सेगमेंट ऑफ व्यूअर्स, फैन्स, पाकिस्तान बहुत ही सबपार क्रिकेट खेला है और आज पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करने का कौन रिस्पॉन्सिबल है पाकिस्तान क्रिकेट के डिबैकल का और क्या चीजें जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट को जो है वो कंटिन्यूसली जो है रेग्रेशन पे लेके जा रही है। तो और इसके अलावा इंडियन क्रिकेट के बारे में जो एक नैरेटिव है वो लोगों का कि तगड़ी है और वो उस तरह प्रूव भी कर रही है और भी बातें करेंगे। हमारे साथ मौजूद है किसी तारुफ के मुताजनी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट जनाब मोहतरम राय अदनान साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर द काइंड वर्ड। बहुत शुक्रिया जी आपका शुक्रिया बल्कि। अच्छा, शुरू करते हैं। अज़लान भाई मुझे बताएं कि कहाँ से शुरू करें पाकिस्तान क्रिकेट की अगर हम बात करें कि चैंपियंस ट्रॉफी जो कि 8 साल बाद जो है वो हो रही थी और मोर इम्पोर्टेंटली वो पाकिस्तान में 29 साल बाद कोई ऐसी का इवेंट हो रहा था। तो 2009 में ओरिजिनली होनी थी और वो जो आठ में अनटूवर्ड इंसिडेंट। जी, 8 में 8 में होनी थी। 2009 में साउथ दो, अफ्रीका। दो, हाँ, साउथ अफ्रीका में जो 2008 में होनी। होनी थी, जो कि सिक्योरिटी रीजन आर्मी की तो वजह से एशिया वो कप हुआ वो था ना? डिले। हाँ, 8 में एशिया कप हुआ था। 8 में ही चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी और मुल्की हालात को देखते हुए फिर उसको शिफ्ट कर दिया गया था। उसके बाद फिर वो ऑब्वियसली श्रीलंका वाला एपिसोड हुआ था, तो बिल्कुल ही चांस कम हो गया था हाँ, कि वर्ल्ड कप यहाँ ये होगा। तो या तो हाँ जी, बिकॉज सही हो गया तो आप इस तरह देखो ना, उसमें। 2, 2, 4, 6, 8, 2002, 2004, 2006, 2008, तो गिनती वहां खराब हुई थी। हाँ, फिर 2013 एग्जैक्ट नंबर, इवन नंबर से, सॉरी ऑड नंबर। एग्जैक्टली। लेकिन ना 2009 में ना मैं अभी रिसेंटली पढ़ा था अपने सीनियर अपने मोहतरम जनाब हाफिज मोहम्मद इमरान का आर्टिकल था पुराना कि उन्होंने ना ये एंटिसिपेट कर दिया था कि पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगी 2009 में। तो मैं मुझे याद है स्कूल में मैं जाता था तो वो श्रीलंका और पाकिस्तान की सीरीज हो रही थी वो आखिरी। तो उसमें ना बोर्ड में लिखा होता था वैन में जब मैं जाता था देखता था पैशन टू बी सक्सीडेड। तो बस वो एक चीज थी और अब मैंने देखा है उसी जगह पे वो चैंपियंस ट्रॉफी के जब वो पोस्टर वगैरह लगे हुए ना तो वो एक गूस बम्प्स थे बहुत ज्यादा। जो क्रिकेट फैंस और जो क्रिकेट से जो प्यार करते हैं वो ये समझ सकते हैं बेहतर, आप भी समझ सकते हैं बेहतर। तो वो चले वो चीजें अपनी जगह, पीसीबी ने जो इनिशिएटिव लिया अपग्रेडेशन वगैरह अपनी जगह, वो हम उसको डेफिनेटली एफर्ट्स को एक्सटॉल भी करते हैं। लेकिन जहां तक पाकिस्तान क्रिकेट की परफॉर्मेंस है, ये हाइप क्रिएट होके सब कुछ, तो वो आप उस किस तरह रेट करते हैं? क्या ये जस्टिफाई करता है और ये कौन रिस्पॉन्सिबल है? प्लेयर्स ही है या फिर जो उनको लाते हैं और टॉप लेवल मैनेजमेंट? तो वो मुझे शेर याद नहीं रहते, अगर याद रह जाए तो वो शेर नहीं रहते। तो वो कुछ इस तरह का है ना कि वक्त करता है परवरिश पर बरसों, हादसा यूं अचानक नहीं होता, समथिंग लाइक दैट। तो ये कोई एक दिन की बात नहीं है। अगर आप इसको डाइसेक्ट करना शुरू करोगे ना, तो आपको नजर आएगा कि अमराज कहाँ कहाँ तक हैं, किस किस किस्म के हैं और कितने पुराने हैं। आप किसी पुराने क्रिकेट वाले से पूछोगे कि हालात कब खराब होना शुरू हुए, तो वो कहेगा यार दिसंबर 93 में खराब होना शुरू हुए, जब म्यूजिकल चेयर शुरू की हमने कप्तानों की, जब हर खिलाड़ी को ये लगने लगा कि अच्छा, अगर कैप्टन एक सीरीज में फेल होगा तो कैप्टन चेंज हो सकता है, इस तरह तो मेरी भी बारी आ सकती है कैप्टन बनने की। वहाँ हम्म। कोई कहेगा वहां से शुरू हुआ, कोई कहेगा कि जब हमारी जब अचानक से हमने पूरी की पूरी टॉप टीयर जो है वो खत्म कर दी 2003 के वर्ल्ड कप के बाद। उसके बाद हमें समझ नहीं आता कि कैप्टन किसको बनाना है, शायद तब हालात खराब होने शुरू हुए। या मजहब का बहुत ज्यादा जब किरदार हमारे ड्रेसिंग रूम में आया, मे बी वहाँ चीजें लूज होनी शुरू हुई। हम्म। मे बी मैच फिक्सिंग, मे बी दहशतगर्दी। उसके बाद वो जो एक पूरा एपिसोड था, हम सब भूल जाते हैं, वो जो शाहिद आफरीदी और मिसबाह का एक एपिसोड था, कैप्टन किसने बनना है, मे बी वहाँ हालात खराब होने बिल्कुल। शुरू हुए। फिर जो हमारे यूनुस पास खान वो की थी चेयरमैन थी, आखिरी रिवॉल्ट। यूनुस खान वाला जो एपिसोड हुआ था, उसके बाद फिर ये दहशतगर्दी वाला वाकया हुआ, फिर स्पॉट फिक्सिंग वाला हुआ। उसके बाद ये क्या से कहते हैं, मिसबाह और आफरीदी की एक एपिसोड हुई थी, एंड देन एक पूरी म्यूजिकल चेयर शुरू हुई थी पीसीबी के अंदर। चेयरमैन बोर्ड कौन होगा, एक दिन प्रकाश थे और एक दिन
नजम सेठी थे, एंड देन ऑब्वियसली आइन बनाकर एक नया चेयरमैन इंस्टॉल किया गया, एंड उसके बाद फिर सिलसिला चलता रहा, एंड देन अब अगर किसी से रिसेंटली पूछो तो वो कहेगा कि जी ये जो नवंबर 2022 में जब हमने एक इलेक्टेड चेयरमैन के ऊपर कू करके एक स्टैंडिंग कमेटी लगाई, वहां से चीजें खराब होनी शुरू हुई, बिकॉज हम्म। उससे पहले टीम जो है वर्ल्ड कप का फाइनल भी खेल रही थी, एशिया कप का फाइनल भी खेल रही थी, वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल भी खेल रही थी, यूनिट बहुत तगड़ा और मुस्तैद नजर आ रहा था, एंड देन ऑब्वियसली एक क्रैक्स नजर आने शुरू हो गए टीम में। तो जहां पर हम ये कहते हैं कि खिलाड़ियों के बहुत कसूर, ऑब्वियसली उन्हें परफॉर्म करना है, लेकिन वहां पर हमें ये भी देखना है कि क्या उनको वो माहौल मिल रहा है ज़हनी तौर पर, या अम, वो इतने सिक्योर फील कर रहे हैं कि वो परफॉर्म कर सकें, या वो टेंशन फ्री होकर खेल सकें। अगर वो पिछले 2-3 साल में देखा जाए तो प्लेयर्स को वो नहीं मिल रहा। मैं अक्सर बिल्कुल। हम बड़ा सोचते हैं, याद करते हैं कि वसीम अकरम डायबिटीज के साथ खेल रहे थे। पहले हम ये तो समझे कि 28-29 साल की उम्र में एक मर्द को, तो मर्दों को नॉर्मली 35 साल के बाद होना शुरू होती है डायबिटीज। 28-29 साल की उम्र में एक बंदे को डायबिटीज हो गई है, क्यों हुई है? तो उसकी वजह यही थी कि उसको बोर्ड में बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, और मसले तो होंगे, बट ये भी वाले मसले भी तो चल रहे थे कि कभी वो टीम का कैप्टन है, कभी नहीं है, कभी टीम में है, कभी नहीं है। तो इनको जिस किस्म का अजीबो गरीब सा माहौल उनको उस जमाने में बोर्ड की शक्ल में मिल रहा था, उसका नतीजा यही था कि उसको स्ट्रेस की वजह से डायबिटीज हो गई। अच्छा, अब आपने अब वही लोग, वसीम अकरम की बात की है, लेकिन आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर ले, फिर वसीम अकरम के रिगार्डिंग सवाल है। ठीक है। तो वहाँ ये देखना होगा कि बोर्ड या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे क्या खिलाड़ियों को वो मेंटल पीस, वो मेंटल सिक्योरिटी, वो जॉब सिक्योरिटी दी जा रही है। पिछले 2-3 साल में जिस किस्म का हमने एक म्यूजिकल चेयर देखा है बोर्ड के लेवल पर, जिस किस्म बिल्कुल। का म्यूजिकल चेयर देखा है हमने कैप्टन के लेवल पर, जिस किस्म का म्यूजिकल चेयर हमने देखे हैं सिलेक्शन कमेटी के लेवल पे, उसके बाद अगर ये लड़के परफॉर्म कर जाएंगे तो इनका बहुत बड़ा कारनामा होगा। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये फैक्टर्स तो पाकिस्तान के हैं, और आप ये देखें, अभी मैं पढ़ रहा था कि 1947 और 1948 जब पाकिस्तान की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट शुरू हुई थी, तो तब से जो है 2 साल होता था, एक सिस्टम जो है वो इंटैक्ट रहता था डोमेस्टिक का, उसके बाद चेंज हो जाता था। तो आप ये देखें, ये कितनी ज्यादा जो है इनकंसिस्टेंसी हो और सारी हो। जहाँ तक वसीम अकरम की बात है, नो डाउट अबाउट दैट के बेहतरीन क्रिकेटर है पाकिस्तान के, और उनको हमेशा रिगार्ड किया जाएगा, बेहतरीन फास्ट बॉलर थे पाकिस्तान के, और बैटिंग भी बेहतरीन करते थे। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी पैदा हो रहा है, और आपको पता है रिसेंटली ट्रेंड भी कर रहे हैं वसीम अकरम, तो उसमें ये है कि अगर हम ड्रेविड की बात करते हैं, जिन्होंने लोअर लेवल पे जो है पहले इंडिया की कोचिंग की, बच्चों की कोचिंग की, अंडर 19 वगैरह की, और उसके बाद जो है प्रोसेस के तहत आए सीनियर लेवल पे सारा, और फिर जो ट्रायम्फ था उनका 2024 के T20 वर्ल्ड कप का। अच्छा, उसके बाद अब जो है वो लोकल एकेडमी वगैरह का वो दौरा कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि अभी उनका कोई एक्सीडेंट वगैरह भी हुआ है, और संजू सैमसन जो कि राजस्थान रॉयल्स के कप्तान हैं, तो उनके साथ जो है ना वो उन्होंने 9 से 5 बजे तक वो टाइम स्पेंड किया अकेडमी, बच्चों को देखते हैं कि क्या टैलेंट है। और संजू सैमसन के मुताबिक वो बहुत ज्यादा स्कॉचिंग हीट थी वहां पे, लेकिन उनके अज़म आप चेक करें। और वसीम अकरम ऑन दी अदर हैंड, जो भी बात हो कि लोग कैसे हैं, ठीक है ना, और सियासत हो, वो आ नहीं सकते सिस्टम में, लेकिन अकेडमी अपनी भी शुरू कर सकते हैं लोकल लेवल पे। राशिद लतीफ ने जैसे की, और भी ऐसे प्लेयर्स ने की। और ठीक है, इरफान पठान हो, और इंडियन प्लेयर्स की उन्होंने कोचिंग की हो, हम लोग तनकीद करते हैं, गलत है, लेकिन वो खुद अकेडमी वगैरह तो कर सकते हैं ना अपनी। उसमें देखना ही होगा ना कि क्या उनका रुझान है इस किस्म का। दूसरा, उनकी फैमिली जो है वो ऑस्ट्रेलिया में होती है, हाफ का टाइम हाफ टाइम वो यहाँ होती है, तो क्या वो उस किस्म का टाइम दे सकेंगे? फिर उनकी जो कमिटमेंट्स है विद ब्रॉडकास्टर्स, विद कमेंट्री स्टेन्स, वो क्या उस चीज के लिए सूटेबल होंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि क्या उनका अपना रुझान है कि वो ग्रास रूट लेवल पे कोचिंग करना चाहेंगे। जिस लेवल के वो खिलाड़ी हैं, आई एम नॉट जी। टू श्योर कि वो बच्चों को समझा भी पाएंगे, बिकॉज वो एक होता है ना कि एक बहुत बड़ा नाम था इकोनॉमिक्स में, और बहुत बड़ा नाम था एडम्स इकोनॉमिक्स में, में। लेकिन उनकी क्लास में इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में बहुत बड़े प्रोफेसर थे, बहुत बड़ा नाम था इकोनॉमिक्स में। उनकी क्लास में किसी को समझ नहीं आती थी कि वो क्या बात कर रहे हैं। मतलब ये था कि वो इस लेवल से चीज समझा रहे होते थे कि वो एक आम स्टूडेंट को समझ नहीं आ पाती थी। तो वो हम्म। एक
वायरल क्लिप भी है स्पोर्टिंग मैच का कि वो फास्ट बॉलर पूछना चाह रहा था कि मैं बाहर किस तरह से निकालूं, तो वसीम अकबर ने कहा इसमें क्या, यूं करके यूं कर देना, तो वो कह रहे ये क्या है, ये कैसे, ये क्या, तो वो जो लेवल उनके समझाने का है उस तक आने का है, वो मे बी वो उस तरह से कोचिंग ना कर सके, हाँ वो मे बी कोई कैंप वैम्प लगा सकेंगे, मे बी वहां पे ऑलरेडी जो बॉलर्स हैं उनके स्किल को पॉलिश कर सकें। तो जब हम बात करते हैं इरफान पठान वगैरह की, तो इरफान पठान को उन्होंने अनअर्थ नहीं एग्ज़ैक्टली। किया था। इरफान पठान उनके पास एक अकेडमी से एज ग्रुप क्रिकेट से एक लड़का आया था जिसको उन्होंने टिप्स दिए थे, उसने उस पे अमल किया था, उसको उसका फायदा हुआ था। और यानी उनका जो खुद अप्रोच किया था। हाँ, मतलब उसको एक फिनिशिंग टच उन्होंने दी थी। इसी तरह से उनका जो एक रोल था विद केकेआर, वो भी इसी किस्म का था। तो वो इस किस्म का वो एक पुराना इंटरव्यू है, मैं जाके ग्राउंड में कुपियां नहीं लगा सकता, ठीक है, तो वो उनका रुझान उस तरह का नहीं है। वो एक कैंप कमांडेंट बहुत अच्छे बन सकते हैं, मे बी वो एक स्ट्रेटेजिस्ट बहुत अच्छे बन सकते हैं, लेकिन उनसे अगर ये एक्सपेक्ट किया जाए कि वो कोचिंग का रोल एज एज ए कोच करना चाहेंगे, तो मे बी शायद उनका अपना रुझान उस तरह का नहीं। और मे बी और दूसरा, उन्होंने इतने साल हो गए क्रिकेट छोड़े हुए, उन्होंने कभी उस तरह से कोचिंग की भी नहीं है। वो मेंटोर के रोल में रहे या वो कैंप कमांडेंट के रोल में रहे। इवन कि उनका केकेआर के साथ जो स्टिंट है वो थोड़ा डिफरेंट तरह का है। पीएसएल में जो उनका रोल रहा है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, फिनिशिंग पॉइंट ऑफ व्यू से रहा है। बिकॉज हम देखेंगे जब वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे तो उनकी जो लेकिन टीम एक जो थे, कथा खिलाड़ी जान भाई, लेकिन इंडियन ब्रॉडकास्टर्स के सामने पाकिस्तान क्रिकेट के जो है क्रिटिसाइज करना, क्या ये जस्टिफाई करता है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि क्या उनका कैलिबर है? नहीं जस्टिफाई करता, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। उसमें उसमें वो चीज है ना कि जो आज मैं एक पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें ही चीज डिस्कस हो रही थी कि मसला ये है कि जो 90s के हमारे क्रिकेटर्स हैं वो एक अलग बहस है कि वो ग्रेट थे। तबीयत के एडमिनिस्ट्रेटर थे, फिर आ जाते हैं हालात से। में जिस किस्म की 90s के खिलाड़ियों ने हालात देखे हैं, करंट लॉट भी उसी किस्म के हालात देखे। तो हम्म। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि सिंस यू नो के इन हालात में होता क्या है, जैसे मैंने भी एग्जाम्पल के 28-29 साल की उम्र में स्ट्रेस की वजह से वसीम अकरम को डायबिटीज हो जाती है। तो आपको बिल्कुल। पता है, और इन सब सब खिलाड़ियों को पता है कि इन हालात का असर क्या होता है खिलाड़ी के ऊपर। थोड़ा सा लिहाज शायद कर लिया जा सकता है कि थोड़ा सा हाथ हल्का रख लिया जा सकता है, बिकॉज पिछले 2-3 सालों में जो कुछ हमारे बोर्ड में हुआ है उसके असरात हमारी टीम पर हुए हैं। आप एक की जा सकती है ना कि बिफोर नवंबर 2022 हमारी टीम किस तरह की चल रही थी, आफ्टर नवंबर 2022 हमारी टीम किस तरह की चल रही है। जी। तो उस तो जो कुछ हुआ है उसका असरात टीम पे आने हैं, और मे बी अगर अभी भी हमने चीजों को कंट्रोल ना किया फ्रॉम एन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम बिहाइंड द सीन जो कुछ चल रहा है, उसके असरात शायद और गंभीर होते जाएंगे। आप ये देखो ना कि जी। बोर्ड ने स्पेशली इस रिजीम में, जिससे बात करते हुए भी डर लगता है बिकॉज उनका पोर्टफोलियो इस तरह का है, जी बिल्कुल इस ऐसे रिजीम ही। ने जितने भी आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज ट्राई किए ना, वो बड़ी हद तक बैकफायर कर गए। हमने कांकुल में कैंप लगाया, उसका नतीजा ये निकला कि खिलाड़ी वक्त से पहले अनफिट हो गए, उनको इंजरीज आ गई। जब हमारी टीम आयरलैंड में खेलने गई है तो वो नजर आ रहा था कि थके हुए हैं, वर्ल्ड कप में उस किस्म की परफॉर्मेंसेस नहीं है। फिर जो स्ट्राइक कैंप लगाया हमने, कम्पेटिटिव क्रिकेट से निकाल के स्ट्राइक फोर्स कैंप में लगा दिया, उसका रिजल्ट अभी हमें पहले मैच में मिल गया। अब अगर अभी ये लड़के बहुत टैलेंटेड हैं, ये लड़के कर सकते हैं, लेकिन क्या ये उसके लिए अभी तैयार हैं या उनको माहौल उस किस्म का मिल रहा है, वो एक अलग क्वेश्चन है। तो फिर हमने चैंपियंस कप करवाया कि इससे हम अपनी वनडे का टैलेंट निकालेंगे और हम अपनी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टैलेंट निकालेंगे। उसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी का हमने स्क्वाड सेलेक्ट किया, वो स्टीफन हॉकिंस की थ्योरी को समझने के मुताबिक है कि वो इतनी मुश्किल है कि वो स्क्वाड किस तरह से समझ में आ सकती है।
तो इन जी, सब चीज़ों के चलते इतना कुछ होते हुए एक जो ये लड़के जो परफ़ॉर्म थोड़ा बहुत कर रहे हैं ना, अगेन वो है। अब वो चीज़ें तभी बेहतर हो सकी, आप हिस्टोरिकली भी देखो ना कि जब-जब हमारी टीम बेहतर परफ़ॉर्म कर रही थी या हमारी टीम की परफ़ॉर्मेंसेज़ में स्टेबिलिटी का टाइम आया था, वो वही टाइम था जब हमारे बोर्ड में भी स्टेबिलिटी थी, मुल्क में भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी और इकोनॉमी भी थोड़ी बेहतर चल रही थी। इकोनॉमी बिल्कुल। थोड़ी बेहतर चल रही थी। मिसबाह-उल-हक का दौर था, कैप्टन के लेवल पे एक स्टेबिलिटी थी। बोर्ड जी, के लेवल पे म्यूज़िकल चेयर जब चलना शुरू हुआ थोड़ा-सा तो वो फिर वही शेकअप शुरू हो गया। फिर हमारी वनडे की परफ़ॉर्मेंस ड्रॉप कर गई। हम ट्रॉफी 2013 में पहले राउंड में बाहर हो गए थे। फिर एक हमारे पास वो एक स्टेबिलिटी का दौर है मिसबाह-उल-हक के टाइम पे जब एक एक हद तक मुल्क में गवर्नमेंट भी पता था किसकी चल रही है। उसके बाद हमारा बोर्ड भी बड़ा स्टेबल चल रहा था। शहरयार साहब जैसे एक जहांदीदा इंसान जी, को जी, हमने चेयरमैन बिल्कुल। बनाया था जिसके असरात भी शुरू हो गए थे। जी, फिर उसके बाद अर्ली 90s में जब बोर्ड थोड़ा स्टेबल था, टीम की परफॉर्मेंसेस बेहतर आ रही थी एंड देन लेट 90s में जिस तरह से वही वाली म्यूजिकल चेयर गवर्नमेंट के चेंज होने से बोर्ड चेंज हो रहा है, बोर्ड में चेंज आने से कैप्टन चेंज हो रहे हैं, वो चेकअप चल रहा है। 80s में फिर जब थोड़ा कंट्री में एज ए गवर्नमेंट लेवल पे थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी थी बिकॉज डिक्टेटरशिप थी ये ज्यादा थी। उसके बाद बोर्ड में स्टेबिलिटी थी, पहले नूर खान है, उसके बाद जो भी उनकी लेगेसी रही एंड देन हमारे पास हुँ, कैप्टनसी बड़ी स्टेबल थी, आइदर इट्स गोइंग टू बी इमरान और इट्स गोइंग टू बी जावेद मियांदाद। तो वो उस दौर में भी हमारी परफॉर्मेंसेस आती रही। तो हमारी जो टीम की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी कैसी चल रही है, मुल्क में गवर्नमेंट लेवल पे कितनी स्टेबिलिटी है, बोर्ड कितना स्टेबल है और वही चीज़ें हमें यहाँ रिफ्लेक्ट करती हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ये देखें जहाँ एक तरफ ऐसे कंपैरिज़न बनता नहीं है, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान की क्रिकेट की बात करते हैं, आप देखें ज़ीरो इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन मैं क्रिकेट फील्ड के बारे में बात कर रहा हूँ अज़लान भाई कि देखें कि जब वो खेलते हैं ग्राउंड में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कितने ज़्यादा फ्लॉज़ हो और हालात कैसे हो उनके, लेकिन जिस तरह से वो एक होके खेलते हैं और हारे हुए मैच में भी पूरी-पूरी जान डाल रहे हैं पिछले 2-3 सालों में, आईसीसी इवेंट्स देख रहे हैं आप जितने। तो फिर हमारे प्लेयर्स क्यों नहीं ये कर रहे? और दूसरा ये कि स्ट्राइकर्स फोर्स की जहाँ तक बात करते हैं, तो क्या ये एक सीधी तरह एक मंजन बेचने की बात नहीं है? आप ये देखें कि प्रॉपर क्रिकेट आप खेलो तो विराट कोहली क्या कोई अटैकर थोड़ी है, पावर हिटर थोड़ी है, प्रॉपर बैटर है, टेक्निक के साथ बैटिंग करते हैं, फिर नेक्स्ट लेवल अपने गियर को एक्सीलरेट करते हैं। तो क्या चल रहा है? दो चीजें, जो आपने अफगानिस्तान वाली बात की ना, वो तो केस ही डिफरेंट इस तरह से हो जाता है कि वो सिर्फ क्रिकेट क्रिकेट खेलने के लिए नहीं खेल रहे हैं, वो एक पॉइंट प्रूव करने के लिए जज्बा खेल रहे हैं। हाँ, इट्स प्रीटी मच लाइक क्लाइव लॉयड्स वेस्ट इंडीज कि जब उनको कहा गया कि विल ग्रोवल देम, तो उन्होंने फिर उसका उसका बदला लेने के लिए फिर अपनी टीम को इस तरह का बनाया कि हम तो बताएंगे ग्रोवल करना क्या होता है। और फिर एक टीम उन्होंने एस्टैब्लिश की। उसके बाद आप ये देखें कि वेस्ट इंडीज का जो पीक चल रहा था वही चल रहा था जो दुनिया भर में सियाफाम अफराद की तहरीक चल रही थी, उनके हकूक की हुँ, तहरीक चल रही थी। तो वो उस तहरीक के साथ साथ इनकी एक क्रिकेट टीम का एक कह लें फ्लेवर अलाइन कर रहा था कि इनको अगर लुक डाउन अपॉन किया जाता है इनकी रंगत की वजह से तो ये साबित करेंगे कि ये अंग्रेज के खेल में अंग्रेज से ज्यादा अच्छे हैं। और उन्होंने उसको और उस टाइम पे तहरीक भी चल रही थी, उसके साथ में नजर आए उनके जो रिस्ट बैंड होते थे वो उस तहरीक के झंडों से मुशाबत खाते हुए रंगों के हुआ करते थे और ऑब्वियसली। और उसके बाद जब डिक्लाइन आना शुरू हुआ वो उसी टाइम शुरू हुआ कि जब वो तहरीकें बड़ी हद तक सेटल डाउन हो गई दुनिया भर में, साउथ अफ्रीका वाला मसला हल हो गया और बाकी दीगर जगहों पे। और वेस्ट इंडीज में के साथ दूसरा मसला ये हुआ कि बहुत सारे लड़के यंग लड़के जो थे उनको एनबीए में ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही थी, तो वो चाहे फास्ट बॉलर्स बनने के वो बास्केट बॉलर्स बनना शुरू हो गया, तो उस तरफ चली गई। हुँ, सिमिलरली अफगानिस्तान के केस में दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि मुल्क वॉर टॉर्न है, अपने पास ग्राउंड्स भी नहीं है लेकिन टैलेंट बहुत है। जो बिल्कुल यार। टैलेंट है, रॉ टैलेंट है, उसकी बुनियाद पे वो इस वक्त वर्ल्ड लीडर भी बने हुए हैं। उन्होंने लगातार आप देखें कि तीसरा आईसीसी इवेंट है जो वो डोमिनेट कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि ये अभी नजर आना शुरू हुआ है। मे बी 2015 में जब इन्होंने वर्ल्ड कप खेला था इन ऑस्ट्रेलिया तभी एक हिंट आ गया था कि ये टीम जो है ना, हाँ उसमें गलती ये भी हमें लगता था कि इनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे होंगे, लेकिन उन्होंने शाहपुर से स्पिन की ग्राउंड में बुनियाद पे लगा, अपने आप को। 14 से ग्राउंड। हाँ, और एक फैलेसी थी ना कि अफगान हैं, गोश्त खाते हैं, पहाड़ों के रहने वाले हैं, बड़े जफाकश होंगे, बड़े जोरदार होंगे, तो उनके फास्ट बॉलर्स बहुत अच्छे होंगे। सरप्राइजिंगली उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे थे और वो इतने अच्छे बेहतरीन। थे कि उन्होंने एक स्पिन ट्रियो बनाया
और उनका ऐसा नहीं था कि कोई एक स्पिनर जो था वो थोड़ा-सा वीकर लिंक होता था। मे बी नबी, राशिद खान, फिर बीच में वो एक आ गए थे, वो जो बैक ऑफ हैंड राशिद खान कैरम तो बॉल खेल खैर सकते थे। 2015 में के एंड में जिम्बाब्वे के खिलाफ पहली बार आए थे और उसके बाद वो एक्सेप्शन ही बन गए। लेकिन नहीं ना, मोहम्मद तो नाबी उसके बाद वो तो बहुत जी जी पुराने हैं ना, मोहम्मद नबी ने तो कोई कुछ 87 दुनिया भर की टीमों को हराया हुआ है, वो इतने इतने पुराने हैं और इतनी उन्होंने टीम को और ये समीउल्लाह ये शर्मारी कामयाबियां होते रही थे। हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो बात होती है ना कि एक आपकी टीम में 2-3 टैलेंटेड जब खिलाड़ी आ जाते हैं और आप जब उनके इर्द-गिर्द अपनी कोर बिल्ड कर उनको कोर बना के और अपना स्क्वाड उनके इर्द-गिर्द बिल्ड करना शुरू करते हैं ना, तो उससे फिर फायदा आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। हमारे साथ हुआ ये कि हमने एक कोर बिल्ड की, और एक सर्टेन टाइम के बाद जब हम वो कोर थोड़ी-सी उसमें कह लें क्रैक्स आने शुरू हुए, तो हम और मसलों में पड़े रहे, हमारे बोर्ड के लेवल पे मसले पड़े रहे, तो वो उस उस बनी हुई कोर को एक थोड़ी-सी वो टाइम से पहले अनसेटल हो गई, या किसी अगर सीनियर खिलाड़ी की मान करते तो शायद वो कोर इतनी अच्छी थी ही नहीं कि वो इतने लंबे अरसे तक के लिए हमें परफॉर्म करके दे सकती। तो बात ये है कि मे बी आई हेट टू से दिस, बट मे बी शायद थोड़ा-सा स्किल लेवल का भी फ़र्क आता नज़र आ रहा है। अफ़गानिस्तान के जी पास वो जो एक्सेप्शनल टैलेंट है, उस किस्म का टैलेंट शायद हमारे पास नहीं इस वक़्त मौजूद। मे बी मौजूद है तो हम उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, हम उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। फॉर अब हमारी प्लानिंग की भी तो समझ में नहीं ना आती कि जब हमने एक चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान और यूएई में खेलनी है, तो हमारी टीम में एक फुल टाइम स्पिनर है। अब जब हम न्यूजीलैंड में बिल्कुल। गए हैं, जहाँ पे स्विमिंग कंडीशंस है, वहाँ पे हम मल्टीपल स्पिन ऑप्शन साथ लेकर गए। तो आई हैव मतलब कुछ लॉजिक नहीं समझ में आ रही, मतलब कोई अगर वो हम कहें ना कि प्रोसेस फॉलो कर लिया जाए, कुछ चीज अगर आपको ये टीम समझ में आनी शुरू हो जाए ना, तो फिर शायद आधे को मसले हल हो जाएंगे। अभी मसला ये कि टीम समझ में भी नहीं आ रही। देखिए दूसरा सवाल, मैं इसमें सारी सिचुएशन में भूल गया हूँ आपका क्या था। अ, दूसरा सवाल स्ट्राइकर फोर्स से एक रिलेटेड था। हाँ, स्ट्राइक फोर्स की जहाँ तक बात है कि मसला ये है कि वो एक एग्जांपल नहीं होती कि कैंसर का इलाज आप पैनाडोल से करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये स्ट्राइक फोर्स हाँ हो गई, ये काकूल कैंप हो गया, ये शायद हमारे पास वही है कि हम टूटी हुई बाजू के ऊपर ना बैंडेज लगा के कहते हैं कि वो बैंडेड हुई दूसरी क्लास वाले लगा के कहते हैं जाओ भागो दौड़ो तुम ठीक हो। चीजें तब तक ठीक नहीं होंगी जब तक स्ट्रक्चरल लेवल पर चीजें ठीक नहीं की जाएंगी। हम हम वो भी एक बहस होती है कि जी बहुत वो मुल्क भी तो है जहाँ पे 18-18 टीमें खेल रही हैं। भाई आप खिलाओ 18 टीम बिल्कुल। अपनी टॉप फ्लाइट क्रिकेट के अंदर, 18 छोड़ के 36 खिला लो, उनको क्वालिटी की क्रिकेट तो खिलाओ। अभी नेशनल टी20 का उसमें 18 टीमें खेल रही हैं, कुछ समझ नहीं आ जी रही क्या हो रहा है। इट इज बिल्कुल। सो पेनफुल टू फॉलो कि मैं 1 से 2 मैचेस, तीसरे मैच तक मेरी गड़बड़ होगी कि एक सेकंड क्या चल रहा है, क्या हो। इट इज सो पेनफुल टू फॉलो। तो अगर हम बात करें कि जी वो जब हमने तजर्बा किया था 6 टीमों वाला, उसके रिजल्ट थोड़े से आने शुरू हो गए थे, टीम कंपेटिटिव होने लग गई थी, टीम टीम ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। हम टेस्ट मैचेस में साउथ अफ्रीका को लास्ट टाइम जब हमने होम सॉइल पे टेस्ट टेस्ट सीरीज जीती थी 2021 में, तो वो टाइम था जब हम 6 टीमों वाले स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे थे। जिस टाइम पे हम दोबारा से ऐसे टी20 यूनिट थोड़ा रीबिल्ड होना शुरू हुए थे, वो टाइम था जब हम 6 टीमों के स्ट्रक्चर के साथ खेल रहे थे। जब से हम दोबारा वापस गए हैं वो 1.5 दर्जन टीम वाले स्ट्रक्चर पे, जिसमें डिपार्टमेंटल क्रिकेट को भी शामिल कर लिया है, हम इतनी ज्यादा क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उस क्रिकेट का आउटकम क्या है वो समझ में नहीं आ रहा है। तो मसला जहाँ पे यानी हमारे पूल भी बनाना मसला ये कि चाहिए ना, हमारी मतलब अगर अगर ये आप करें लेकिन आप पूल भी तो अरे बनाए ना। आप पूल बनाए ना, तो आपने अगर 18 टीमें खिलानी है, उनको क्वालिटी क्रिकेट खिलाएं, ठीक है। अब 18 टीमें करनी है, मे बी आप उसको 2 टीयर में कर लें कि टॉप 8 टीम्स हैं, वो हमारी टॉप फ्लाइट क्रिकेट है, एंड देन हमारा सेकंड टीयर है जो कि उसके बाद की जो 10 टीमें हैं, जो टीमें निचले 10 लेवल पे टॉप करेंगी उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। टॉप फ्लाइट के अंदर से जो 2 टीमें होंगी उसको रेलीगेट कर दिया। आप खिलाएं 18 टीमें, उसको थोड़ा हाँ बेहतर स्ट्रक्चर कर लें, थोड़ा कम्पिटिटिव कर लें। उसमें ये भी होगा कि हर टीम के पास एक इंसेंटिव होगा कि यार मैंने रेलीगेट नहीं होना। इट्स ओके, अभी तो कोई चक्कर ही नहीं है ना।
कि मैं फर्स्ट आऊँ, रेस में ट्रॉफी जीत, सेकंड आऊँ इट्स ओके, थर्ड आऊँ 18वें नंबर पे आऊँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको थोड़ा कॉम्पिटिटिव करें, थोड़ा-सा स्ट्रक्चर को बेहतर करें। चीज़ें 2022, 23, 24, 25, 26 की चल रही हैं। हम जा रहे हैं वापस वो दो 1970 वाले मामले में कि जब डिपार्टमेंटल क्रिकेट होती थी, जब दुनिया भर में एक सेमी प्रोफेशनल या क्रिकेटर का मुकाबला एक सेमी प्रोफेशनल क्रिकेटर के साथ होता था। अभी उस वक़्त डिपार्टमेंटल क्रिकेट वाज़ ब्रिलियंट आइडिया। आज के दौर में जब एक प्रोफेशनल का मुकाबला एक प्रोफेशनल क्रिकेटर के साथ होना है, वहाँ पे क्या ये आइडिया दुरुस्त है कि वो एक बैंक के लिए क्रिकेट खेले, जिसके लिए उसने फिर थोड़ा बहुत उसको उसको कोई वर्किंग आवर्स भी स्पेंड करने हैं विद दैट, रादर वो एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में खेले, उसको प्रोफेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल हो, और ये चीज़ तमाम खेलों पर उस तरह से अप्लाई होती है। ठीक है कि वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है फाइनेंशियली एक वायबल ऑप्शन देती है, लेकिन उसको किसी और तरीके से भी एडजस्ट किया जा सकता था कि ठीक है, बैंक्स वगैरह अपनी डिपार्टमेंट की टीम मत बनाए, स्पॉन्सरशिप मॉडल में आ जाए। मे बी ये शायद बिल्कुल। कहना बहुत आसान है, मे बी कुछ ऐसी हकायक है जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने अब हम कहते हैं कि हमारी जो डिपार्टमेंट क्रिकेट थी उसने हमें बहुत सारे खिलाड़ी तो दिए। मे बी बिल्कुल। आपने जावेद काउंटी क्रिकेट ने बनाया, हबीब ने नहीं बनाया। वसीम अकरम को वसीम अकरम लैंकाशायर ने बनाया था, पीआईए ने शायद नहीं बनाया था। वकार की जब राइज हुई थी, वकार को जब इंजरी हुई थी तो वो अपने इलाज करवाने सरी गए थे, वापस पार्को नहीं आए थे। तो और दूसरी बात यह है, आज के दौर में जब ये डिपार्टमेंट अपना काम ठीक से नहीं कर रहे, वो क्रिकेट क्या चलाएंगे? लाइक बाप से बिजली पानी तो मैनेज नहीं हो रहा, सही बात। स्टेट बैंक का इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो रहा, तो वो क्रिकेट क्या चलाएगा? सुई गैस से जो है वो गैस भी, मेहमान आने थे, उन्होंने दवाई खानी थी तो चाय बनाई थी, और वो पता चला कि वो गैस तो आएगी सारी के वक्त। तो जो एक अदारे का जो कोर काम है गैस की सप्लाई को बहाल रखना, वो नहीं कर पा रहा, उससे उम्मीद रख रहे हैं कि ये क्रिकेट बहुत बेहतर चला कर देगा। बियॉन्ड माई सेंस। नहीं हो, ये आखिरी बस 3 सवाल है, इसको बस आप समाप्त कर लो। और इसमें एक ये है कि विराट कोहली पे जी। बड़ा एक बैकलैश था, आपको पता ही है, बीजीटी में जब ओप्टस में उन्होंने सेंचुरी की उसके बाद बिल्कुल ही पैच का शिकार हो गए। लेकिन ये जो उनके साथ एक टैग था और लोगों को उम्मीद भी थी कि बड़े टूर्नामेंट के वो प्लेयर है, तो उन्होंने प्रूव भी किया अपना मेटल, और हस्बे मामूल पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो अपनी फॉर्म जो है उन्होंने बहाल की, और उसके बाद जो है रोल चलता रहा उनका। तो क्या कहेंगे विराट कोहली के साथ, किसी का कंपैरिजन बनता है? फास्टेस्ट टू 14,000 रन एज वेल। अच्छा, ये जो कंपैरिजंस होते हैं ना, ये भी जी। डबल एज स्वॉर्ड होती है। एक तो मार्केटिंग की लैंग्वेज में वो हमने अक्सर सुना होगा कि पाकिस्तान का तेजी से फैलता हुआ नेटवर्क। अब तो इस किस्म की बातें कम सुनने को मिलती हैं, बट जिस जमाने में टेलीकॉम नए नए पाकिस्तान में आए थे और नई नई कंपनियां आ रही थी, लाइक वतीन को लाइसेंस मिला था, गाँव में आया तो सुने पाकिस्तान का फैलता हुआ नेटवर्क, तो वो ऑब्वियसली वो भी कंपैरिजन होता है कि तेजी से फैलने का मतलब ये है कि ऑलरेडी कोई फैल फैल चुका हुआ है, उस तक पहुंचने के लिए ये तेजी से फैला जा रहा है, तो कंपैरिजन वहां से शुरू होते हैं। तो विराट कोहली के साथ कंपैरिजन जस्टिफाइबल नहीं होगा, लेकिन वो होता रहेगा, बिकॉज विराट कोहली ने अपने आप को एक मुकाम तक पहुंचा दिया है। पहले उमर अकमल उस का होता मुकाम था, तक आप बाबर पहुंचने, के साथ हो रहे हैं। हाँ, सो उस मुकाम तक उसने अपने आप को पहुंचा दिया हुआ है। उस मुकाम तक पहुंचने का स्पार्क जिस किसी में भी नजर आएगा, जी। उससे यही उम्मीद की जाएगी कि ये जो है ना, ये बाबर को, ये कोहली का कंपेटिटर है। यही वजह है कि हमारा कोई भी लेफ्ट हैंडर थोड़ा सा भी टैलेंट दिखाता है तो हम फटाफट जो है ना पुरानी रीलें निकाल के जोड़ना शुरू करते हैं, यार ये सही अनवर का हमें जो है ना रिप्लेसमेंट अरे चाहिए। सईद अनवर तो ठीक है, अहेड ऑफ हिज टाइम जी। सईद अनवर का अभी भी आप देख ले, वो ठीक है। प्लेयर अभी भी नहीं खेल रहे वो क्रिकेट, वो जो खेलते थे। ही वाज ही वाज ही वाज अ जीनियस। वो आज के दौर में होता तो शायद उसको सिलेक्ट ना करते कि ये क्या टुल्लेबाज है, इसको तो खेलना नहीं आता, बट ही वाज अहेड ऑफ हिज टाइम, डेफिनेटली अहेड ऑफ हिज टाइम। वो उस जमाने में बिल्कुल। वो क्रिकेट खेल रहा था कि जो शायद आज भी हम नहीं खेल पा रहे, तो यही वजह है कि हमसे पावर प्ले जो है वो नहीं लूटा जाता। तो जो बात है कि क्या किसी तरह कंपैरिजन किया जा सकता है, तो वो जस्टिफाइबल नहीं है, बट सिंस विराट कोहली इज अ बेंचमार्क, तो कोई भी थोड़ी बहुत उसके लिए कोशिश कर रहा होगा ना, तो वो हम इसी जानिब जाएंगे कि जी ये
ये विराट कोहली का कंपेटिटर है या ये विराट कोहली जैसा है। बिकॉज़ हुँ, आप ये देखें ना कि जब विराट नया-नया आया था तो उसके लिए जो मेयार था वो सचिन था, एक अरसे तक रहा। अब शुभमन गिल अगर हमें नज़र आ रहा है तो शुभमन गिल के केस जी। में हमें मेयार जो है विराट कोहली है और सचिन तेंदुलकर सही है। है। तो वो फैक्टर रहेगा विराट कोहली। और दूसरी चीज़ है कि इस मुकाम पे आके अब विराट कोहली को किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप को साबित कर चुका हुआ है। अब उसके वो जो एक ताना था कि ट्रॉफी कैबिनेट खाली है, तो अब वो 2 ट्रॉफी कैबिनेट भी आ गए हैं। 2 उसके करियर के इनिशियल स्टेज में थे, 2 उसके करियर के आखिरी स्टेज के अंदर उसमें ट्रॉफीज़ आ गई हैं, तो वो वाला एलिमेंट भी आ गया। तो ये इसी तरह से ही रहेगा। एंड मे बी जब हमारे जो खिलाड़ी हैं कल को आंखों के बाबर की फॉर्म वापस आ जाती है, देन ऑब्वियसली वो एक बेंचमार्क सेट होता नजर आएगा। तो जो बेंचमार्क्स होते हैं, जो कंपैरिजंस होते हैं, वो होते रहते हैं। लेकिन एक चीज की हकीकत है, सर उस दिन समा के प्रोग्राम में भी सवाल हुआ था, मैं उसको तो ये जी, जवाब नहीं दे सका था जी। कि क्यों क्यों नहीं पाकिस्तान के पास एक हार्दिक पांड्या। भाई हार्दिक पांड्या इंडिया के पास भी नहीं है, एक ही है। दूसरा हार्दिक पांड्या तो इंडिया के पास भी नहीं है, तो हार्दिक पांड्या तो एक ही है। तो साढ़े कॉल तो अज़र आप महमूद तो अब्दुल रज़ाक के बाद तो कोई ऑलराउंडर आया ही नहीं है। यासिर हाँ, वो अराफात इसके बाद थी ऑलराउंडर नहीं है। यासिर अराफात थे, उनमें स्पार्क था, उनके साथ ज़्यादती की गई और काउंटी वगैरह वो खेलते अनवर रहे अली और डोमेस्टिक भी खेलते अनवर रहे अली साथ। वाज अनवर अली के पास था। अनवर की इंजरी की वजह से उसका करियर बैक थोड़ा का कट शॉर्ट इशू हो गया। देन तनवीर अहमद ने शुरू में बड़ा दिखाया था। उनका उनका 5 विकेट भी थे। बैटिंग बैटिंग देखी थी। हमाद कैप्टन आज़म जो बिलावल है भुट्टो। यूएस से चले गए दिल हाँ, बदोस्ता होके। हमाद आजम में भी वही ना कि हम हर हर बंदे में अब्दुल रजाक ढूंढने बैठ गए थे ना। अब्दुल रजाक तो एक ही था, वो हमाद आजम अब्दुल रजाक नहीं था। तो वही चीज है ना कि हम अब कहते हैं जी हमारे पास हार्दिक पांड्या क्यों नहीं है। भाई हार्दिक पांड्या तो इंडिया के पास भी नहीं है, एक ही है। अच्छा ये हमाद आज़म हो या अज़ीम गुमन हो जो कप्तान थे 2010 में अंडर 19 के, वो एक ही बैच के बाबर के बैच के प्लेयर थे। लेकिन अज़ीम गुमन के बारे में माइंड में आता है कि इतने ज़बरदस्त बैटर रहे हैं, रन्स भी किए फर्स्ट क्लास वगैरह में, तो क्यों उनको कभी जगह नहीं देगी पाकिस्तान? और ऐसे बड़े प्लेयर्स भी है वैसे। जो वो टाइम था ना हमारा 2010 से लेके कह लो 2016-17 तक का, तो वो बड़ी लॉस्ट जनरेशन वाला टाइम था। आप ये भी देखो कि बहुत सारे नए लड़कों को मौका मिलना शुरू हुआ जब 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 पीएसएल आया। पीएसएल के आने के बाद बहुत से नए नाम नजर आए। हाँ, ये भी है कि पीएसएल के अंदर कई ऐसे प्रॉमिसिंग टैलेंट थे जो बिल्कुल ही गायब हो गए। जैसे मोहम्मद असगर की आप एग्जांपल ले लें, उमर खान की एग्जांपल ले लें, ऐसे ही। फिर हसान हसान खान की एग्जांपल ले लें। तो कई ऐसे क्रिकेटर थे। फिर एक निशान अशरफ आए थे जो उम्मीद नजर आ रहा था कि शायद ये बड़ा फास्ट ट्रैक होकर टीम में आ जाएंगे। तो वो मोहम्मद हमारे असगर। मोहम्मद असगर मैंने पहला नाम ही लिया था। तो वो इस तरह अच्छा जी। पब्लिक आई में वो आना शुरू हो गए। अजीम घुमर वगैरह के टाइम पे मसला ये था, एक तो हमारे मैदानों में मैचेस नहीं होते थे। डोमेस्टिक किस तरह से होती है हमारे यहाँ, किस तरह से फॉलो करना उसको कितना मुश्किल काम है, वो एक अलग मामला है। और वो टाइम भी था कि हम एक सेटल्ड कोर के साथ जा रहे थे और उसमें तब्दीलियां बहुत कम हो रही थी। उस टाइम पे अब आप ये देखें कि फवाद आलम की टीम में जगह नहीं बन पा रही थी बिकॉज असद शफीक टीम के साथ चलते हुए आ रहे थे। और उनकी जगह जब असद शफीक टीम से हटे हैं तो फिर फवाद आलम को दोबारा मौका मिलना शुरू हुआ है। और मिडिल ऑर्डर में उस वक्त आपके पास अजहर अली मौजूद थे, मिसबाह हक मौजूद थे और यूनुस खान मौजूद थे। तो उनके होते अक्सर खिलाड़ियों को मौका नहीं मिल सका। वही चीज हम थोड़ा सा पीछे चले जाते जिस जमाने में इंजमाम, यूसुफ, यूनुस, शुएब मलिक, ये लोग हमारे मिडिल ऑर्डर में थे। तो उस टाइम पे कई मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स को मौका नहीं मिल सका। वजाहतुल्लाह वासी हमें एज एन ओपनर याद है, बट बेसिकली वॉज मिडिल ऑर्डर बैटर, लेकिन उनको कभी मौका नहीं मिल सका बिकॉज मिडिल ऑर्डर फील्ड था। मिसबाह हक को उतना अर्सा मौका नहीं मिल सका जब मिडिल ऑर्डर फील्ड था इन 3-4 नामों के साथ। उनको मौका तब मिलना शुरू हुआ जब ऑब्वियसली इनमें से कोई एक आधा खिलाड़ी साइड पे हुआ। बाजिद खान एक आधा टेस्ट मैच खेले, वो मे बिल्कुल। भी थोड़े ओल्ड स्कूल क्रिकेटर थे, बट उस टाइम के जो मिडिल ऑर्डर बैटर्स थे ना, उनके भी ये उनके केस में भी यही कहानी है कि उनको उस वक्त उस्ताद बिन मौका नहीं नासिर मिला। थे जिनको कभी मौका नहीं मिला। रिफतुल्लाह मोहम्मद को बहुत फेमस 39 है। इयर्स की एज में मिला। हाँ, रफतुल्लाह मोहम्मद को बहुत लेट मिला था। ही वाज 40 प्लस जब उनको मौका मिला था। एंड T20 सीरीज इंग्लैंड के खिलाफ 2015 टी में। ट्वेंटी सीरीज में उनको इंग्लैंड इंग्लैंड का उनको मौका मिला था 2015 में। तो वो बिल्कुल। वाला रफतुल्लाह मोहम्मद ऐसा खिलाड़ी था कि जिसको शायद बहुत जल्दी मौका मिलता। तो
मैं वही कह रहा हूँ ना कि हमारे साथ मसला ये हुआ ना कि जब यहाँ पर दहशतगर्दी के वाकयात के बाद क्रिकेट हमने सारी खेली ही ऑफशोर। उसमें फिर ये था कि हम बहुत लिमिटेड हमारे पास टाइम विंडो होती थी क्रिकेट खेलने की। एक हमारे पास होती थी जैन फेब वाली, एक होती थी हमारे पास नवंबर, दिसंबर या अक्टूबर वाली। हमने क्रिकेट जी, सिर्फ जी। इसी दौरान में खेली और वो फिर उसी पैटर्न पे चलते रहे। जबकि जब यहाँ क्रिकेट हो रही होती थी, पाकिस्तान में जब क्रिकेट हो रही होती थी, हम कई दफा ऐसा हुआ कि हमने अप्रैल मई में भी सीरीज खेली हुई है। हमारे पास इतनी हाँ, लेवरेज होती थी कि आपने क्योंकि अपने मैदानों में खेलना है तो आपका सीजन थोड़ा लंबा हो सकता था। उधर सितंबर से शुरू हो जाता था, इधर से मई तक चला जाया कर सकता था हमारा सीजन। वो वाला फैक्टर भी नहीं था। तो वो जो 2009 का दहशतगर्दी का वाकया और हमारा ऑफशोर जाके क्रिकेट खेलना है, उसमें जहाँ बहुत सारी चीजें एक तो वो स्टेबिलिटी का दौर था। ऑब्वियसली हमने टेस्ट सीरीज ओवरसीज कोई नहीं हारी, ऑफशोर कोई नहीं हारी जब हम यूएई में खेल रहे थे। लेकिन उस दौरान ये भी हुआ था कि एक सेट पैटर्न के साथ हम लोग चल रहे थे, वही हमारा मॉडस ऑपरेंडी था। उसमें जो खिलाड़ी फिट बैठ रहे थे वो टीम के साथ चलते हुए आ रहे थे, जो नहीं बैठ पा रहे थे वो नहीं आ रहे थे। अब उस दौर में हम मिडिल ऑर्डर की तो बात करते हैं, बट अब उस दौर में देखें ना कि हमारे पास कोई फास्ट बॉलर भी उस तरह से नहीं आया। जुनैद खान आया, उसको कभी ओवरसीज खेलने का मौका नहीं मिला। उसने सब जो क्रिकेट मोहम्मद खेली है वो इरफान। यूएई में खेली है। इरफान थे, उनको फिर हमने टेस्ट मैच भी खिला दिया। फिर तलहा, तलहा जिस वक्त उसको खिलाया उस वक्त उनकी पेसेस जा चुकी हुई थी, वो उनको ब्रेंडन मैकलम ने इसाफ खो दिया कीमम। और उसके बाद दोबारा वो नहीं आए। तो इस किस्म के कैरेक्टर्स हमारे पास आते रहे। और ये आजकल टाइम था जो कि हमारे बड़ा पास एक्टिव रहते हैं यूट्यूब वगैरह में, जो 2010 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट मैच खेले थे और 5 विकेटें ली थी, गेस द नेम। 5 विकेटें नहीं थी। वो वही मैं कह रहा हूँ कि तनवीर का बड़ा प्रॉमिसिंग स्टार्ट था। वो लग रहा था कि यार ये एक ऑलराउंडर हमारे पास आ गया। एंड वो उसमें ये भी था कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट पे परफॉर्म करते हुए आ रहे थे। वो उस सीरीज में भी टीम के साथ है जिसमें स्पॉट फिक्सिंग वाला मामला हुआ था। ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में भी टीम के साथ है। वो प्लेइंग 11 में ऑब्वियसली नहीं थे, उनको फिर साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में मौका मिला था। हाँ, ये भी हो सकता था कि अगर वो स्पॉट फिक्सिंग वाला इंसिडेंट ना होता, आमिर आसिफ कंटिन्यू करते रहते, तो शायद वो टेस्ट डेब्यू जो हो गया था तनवीर का वो ना हो पाता। तो उस टाइम बिल्कुल। पे यही हमारा सीन चल रहा था। और एक और चीज जो फास्ट बॉलिंग के हवाले से हुई थी, वो ये हुई थी कि जब 2002-3 में रमीज राजा वाज चीफ चीफ एक्सेप्टेड, एग्जीक्यूटिव। उस टाइम पे हाँ। जो हाँ, उस टाइम पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट की पिचेस के साथ गड़बड़ की गई थी या पिच को चेंज किया गया था, वो भी एक वजह थी कि हमारे पास जो एक फास्ट फास्ट बॉलर्स आने बंद हो गए थे। बिकॉज वो विकेटें थोड़ी आसान थी, मीडियम पेसर्स जो थे वो विकेट्स ले लेते थे। यही वजह थी हम्म। कि वो एक बंदा सीजन के 50 आउट करके आ रहा होता था, एक मैच में उसे 3 आउट करने मुश्किल हुए होते थे। और उसके असरात अभी तक चल रहे हैं। जो थोड़ी सी चीजें बेहतर होनी शुरू हुई, वो अपनी सेकंड स्टेज पे फिर रमीज राजा साहब ने वो टेस्ट मैचेस की विकेट को नेशनल हाईवे बनाकर वो पूरा कर दिया। तो हमारे साथ मसला ये नहीं कि कोई एक एक सिस्टम प्रोसेस के थ्रू नहीं हम चल पाए। यही वजह थी कि बाकी दुनिया हमसे आगे निकल गई। ऑस्ट्रेलिया कई हजार मील हमसे आगे निकल गया, इंडिया हमसे आगे निकल गया, पीछे से आगे हमसे आगे निकल गया। इंग्लैंड की टीम जो कि लेट 90s में एक मतलब लाफिंग स्टॉक हुआ करती थी, वो आज एक तगड़ी टीम बन चुकी है। ठीक है, उनके 3 टूर्नामेंट अच्छे नहीं गए हैं, बट आई एम प्रेटी श्योर कि वो दोबारा से अपना सेटअप बड़ा रिकैलकुलेट करके बड़ा अच्छा सा बनाकर दोबारा से टूर्नामेंट, बिकॉज उनको एक चीज आ गई है कि जीता कैसे जा सकता है। तो बिल्कुल। जहाँ दो 21वीं सदी में बाकी टीमें आगे की तरफ गई, हम एक कदम आगे जाते हैं, 3 कदम पीछे चले जाते हैं। तो हमारा मसला ही वाला बना हुआ जी, बातें तो बहुत ज्यादा है करने को, लेकिन बस क्योंकि आगे इफ्तारी का टाइम भी होने वाला है और सो है। चीजें तो बाकी ये है कि दो बातें आपने रमीज राजा की बात की। वैसे दिल चाह रहा था आपसे तफसीलन इसका जवाब मैं लूं कि प्लेयर मेरी पावर की मेरी बात बहुत अच्छी करते हैं। दोस्ती है रमीज भाई से। मेरी जी। रमीज भाई से दोस्ती और मुझे भी बहुत पसंद है वैसे, पर्सनली बताऊं, क्योंकि वॉइस ऑफ हार्ट है, क्रिकेट कमेंट्री उनके बगैर अधूरी है। और अगर आपकी दोस्ती वगैरह है तो मेरा भी सलाम कहना जी, बहुत बड़ा फैन इनका मैं। अच्छा। और दूसरा मेरे बड़ा अच्छा वो जिम फेलो रहे हैं। अच्छा है। अच्छा, बाकी यार आखिरी बात ये, वैसे तो उमर बिन यूसुफ को भी डिस्कस करना था, क्योंकि ये शुएब मकसूद जो है आजकल वो भी बड़े मुतहरिक है। तो उन्होंने कहा है कि
मैनेजमेंट को लैश आउट किया और कहा है कि इसमें वाहिद एक टैलेंटेड प्लेयर था उमैर बिन यूसुफ जो कि टेक्निकली बड़ा साउंड है। तो यहाँ पे आमतौर पर बाउंस होती है बॉल लेकिन साइडवेज मूवमेंट नहीं होती न्यूजीलैंड में, लेकिन ये पहले मैच में देखने को मिली। तो उन्होंने कहा कि उमैर बिन यूसुफ को नहीं खिलाया गया, वो क्या कहेंगे उसमें? और वैसे भी 55 फर्स्ट क्लास मैचेस है उनके, अजलान भाई सबसे ज्यादा जो है वो एक्सपीरियंस प्लेयर है इन टर्म्स ऑफ हैविंग दैट, मतलब फर्स्ट क्लास मैचेस इतने ज्यादा। वो स्ट्राइक फोर्स कैंप के कोटा पे पूरा नहीं उतर रहे थे। जो हमने स्ट्राइक फोर्स का ओके। कैंप को कोटा दिया हुआ ना प्लेइंग 11 में, उसमें नहीं आ रहे थे। अदरवाइज तो he could have walked into any playing 11 एंड सही उसमें सही। उनकी मेहनत भी नजर आई एंड देन नेशनल टी20 कप नॉट अच्छा, तो आखिरी सवाल जब, पाकिस्तान कप जी जी। वो मतलब बात उनकी बैटिंग में टेक्निकली साउंड है, लेकिन उनका वो वाला मामला नहीं है कि अगर बुरी बॉल, एक अच्छी बॉल को मैंने शॉट मार ली तो उसके बाद मैं बुरी बॉल को फिर थोड़ी रिस्पेक्ट दूंगा। वो अगर उस बुरी बॉल आई है उसको भी उसी उसी ज्यादा अच्छे अंदाज में खेलते हैं। तो वो एक एलिमेंट उनमें है एंड ही इज अ वेरी साउंड बैटर। मेरा उनका पहला तारुफ आई थिंक वो था जब करंट ट्रॉफी में उन्होंने 200 किया था एंड उस वक्त आई वाज वर्किंग विद पीसीबी, तो वो उनकी स्टोरी फिर हमने बनाई थी कि वो एक अरसे से इन कंटेंशन है कि उसका टीम में, बट ये नहीं हो सका। बट आई थिंक के देयर इज टाइम और मे बी के थोड़ी सी सेंस प्रिवेल करे। हम डेफिनेटली वर्ल्ड कप की तैयारी करें तो इट्स बेटर कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस मौजूद हों। तो मेहरबान यूसुफ कैन बी वन ऑफ दोज ऑप्शन, अच्छा नवाज बिल्कुल कैन बी वन सही। ऑफ दोज ऑप्शन। लड़के में टैलेंट है। कल थोड़ा सा वो जज्बाती शायद लग रहा था, समर में टैलेंट है। कल ऑब्वियसली पहला मैच था, मे बी विद टाइम ये ग्रो करें एंड ये भी हमें समझना होगा कि ये लड़के पहली मरतबा न्यूजीलैंड में पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। यही मैच अगर पाकिस्तान में हो रहा होता तो इनकी फॉर्म बहुत डिफरेंट होती। तो शायद यहाँ पर हमने थोड़ी सी ज्यादा ये की कि अभी हमने एक ही मैच में करवा दिया, हम एक एक करके दिए थे। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, आखिरी सवाल जाते-जाते है, आपका बहुत टाइम हमने कंज़्यूम कर लिया कि देखिए पाकिस्तानी वैसे भी मशहूर है हॉस्पिटैलिटी के लिए और सब कुछ जो है, और कोई भी आ जाए तो ज़िम्बाब्वे 2015 में आई, हमने कितनी ज़्यादा उनको हॉस्पिटैलिटी दी थी क्योंकि हम तरसे हुए थे क्रिकेट के लिए, 6 सालों से क्रिकेट कोई हुई नहीं थी उस वक़्त। तो बाकी अब विक्रांत गुप्ता जो इंडिया के रिनाउंड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है और वो पाकिस्तान आए तो हर बंदा जो है तो उनको जो है वो वेलकम जिस तरह कर रहा था सबके सामने, वेलकम करना भी चाहिए, सारा कुछ है। लेकिन आपके कुछ एक्स क्रिकेटर्स अलाउ कर रहे हैं उनको कि ठीक है अगर कोई बच्चा खराब होगा तो माँ जो है, ठीक है माँ को तो पता है, माँ आड़े हाथों लेगी उसको कुछ भी, लेकिन सबके सामने तो एक माँ कुछ नहीं कहेगी ना। तो ये प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में जो रोना लमेंट कर रहे थे जो उनके सामने, तो और वो भी जिस दिन हल्ले के साथ वीकनेस पकड़ी और उसके बाद जब गए अपने घर तो उन प्लेयर्स को भी रेफर करते हुए पाकिस्तान क्रिकेट को जो है उन्होंने बिला वजह जो है वो आड़े हाथों लिया। क्या कहेंगे इस पे? देखिए मैं उनको उस तरह से फॉलो नहीं करता तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं कि उन्होंने कब क्या कहा क्या नहीं कहा। तो थोड़ा बहुत मैंने उनको फॉलो किया है, वो मुझे थोड़े से हॉस्टाइल ही महसूस हुए टुवर्ड्स पाकिस्तान। इट हम्म। वाज वेरी काइंड ऑफ हिम कि वो पाकिस्तान आए, टीम उनकी दुबई में खेल रही थी बट वो यहाँ पाकिस्तान लेकिन आके ही पलंग वाज मैच है। अमंग वन ऑफ देम के 2 महीने पहले आप सारी उनकी फुटेज वगैरह सुने, उनकी वीडियोस वगैरह सुने आप, वो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी वाली बातें भी कर रहे थे और उनको ये था कि स्टेडियम हम कंप्लीट नहीं कर सकेंगे और फिर इस तरह धड़ल्ले के साथ कह रहे थे कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान ना, इस तरह वगैरह। मैं उनको उस तरह से फॉलो मैं उनको उस तरह से फॉलो नहीं करता बिकॉज आई एम सॉरी बट मुझे क्योंकि वक्त कम होता है तो मैं उन्हीं लोगों को फॉलो करता हूँ जिनको फॉलो करके मुझे कुछ सब्सटेंस मिले, कोई कुछ ढंग की बात सुनने को मिले, कुछ चीज सीखने को मिले। चाहे वो मेरे मेरे ख्यालात के खिलाफ ही बात कर रहा हूँ बट मुझे कुछ चीज ढंग की सीखने सुनने को मिले। अगर मुझे रिटोरिक ही देखना तो वो बहुत ऑप्शन है, मैं फिर विक्रांत गुप्ता को ही क्यों सुनूंगा। मे बी बिल्कुल। ही माइट बी अ बिग नेम इन इंडिया, आई डोंट नो। हमने शायद बना दिया है। आई एम नॉट टू श्योर कि उसका उस बंदे का इंडिया में क्या स्टेटस है। ठीक है वो यहाँ आया ही, ने उसकी मेहमान नवाजी की, वेरी गुड। अब दो बिल्कुल। चीजें हैं। वो जी। पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी कवर करने आए थे तो उन्होंने कितनी
मैच स्टोरी, मैच रिपोर्ट्स लिखी, कलर फीचर्स लिखे या फीचर्स बनाए फॉर हिज टीवी। वो यहाँ जो करने आए थे, क्लाउड चेंज करने आए थे, वो उन्होंने चेंज किया और अल्लाह खैर सल्ला। टीम उनकी यूएई में थी, वो यहाँ आए, अपनी सैर सपाटे किए, स्टेडियम गए बगैर वो चले गए और वहां और भी जाके उन्होंने एक वही आधे इडियट और वर्षों जर्नलिस्ट तक आएंगे निकाला थे, कि लेकिन वो कवर कर रहे थे मैचेस। या तो बात वो है ना कि वो यहाँ बतौर सहाफ़ी आए थे या बतौर सेलिब्रिटी आए थे, ये सवाल उनके अपने लिए है। अगर वो बिल्कुल। बतौर सहाफ़ी आए थे तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया है चकरखंदी खाने के अलावा या लोगों को इंटरव्यू देने के अलावा। उन्होंने यहाँ पर आके कितनी को स्टोरीज बनाई, क्या किया, कितनी स्टोरीज वहाँ जाके की, क्या फीचर्स लिखे। ऑब्वियसली जो ठीक है वो चूंकि मैच पे नहीं गए, मैच कवर नहीं किया, उस सारे एपिसोड के बाद देखना यही था कि इसके बाद आउटकम क्या होता है, आपका बाद में क्या रिजल्ट आता है। तो बाद में रिजल्ट अगर यही है कि वहां जाके फिर उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी खिलाड़ियों को, पाकिस्तान की मेहमान नवाजी को आड़े हाथों लेना है, तो वो उन्होंने अपना आप दिखाना था, वो इस तरह से जी। दिखाने। आई एम नॉट टू श्योर कि उन्होंने क्या कहा है, वो क्या कहते रहे। मैंने कहा कि मैं उनको उस तरह से फॉलो नहीं करता, तो आई हैव नो आइडिया कि वो कितना बड़ा नाम है। मे बी बहुत बड़ा नाम होगा, मेरी कम इल्मी है। बट हमारे मुझे पास कुछ भी समझ कम नहीं बड़े आया कि नाम अगर नहीं है, उसको हमारे पास उमर कुरैशी से शुरू होते हुए चिश्ती मुजाहिद और 100 लोग आप बेहतर जानते हैं, तो उनको भी हम फॉलो कर सकते हैं। मसला ये है ना कि उमर कुरैशी साहब के ज़माने में ना किताबें लिखी जाती थी, हाँ, सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने एक सर्टेन एज के बाद जो पहली अंग्रेजी की किताब पढ़ी थी, वो उमर कुरैशी साहब की किताब। क्या सिर्फ बात! क्रिकेट का ज़िक्र नहीं था, उन्होंने अपने बचपन की वो माइग्रेट करके यहाँ आ रहे थे, तो आपके वहाँ पे पास अगर उन्होंने वो क्या हो ना तो मुझे वो कॉपी ज़रूर देना मुझे कुछ टाइम के लिए। मुझे ढूँढनी पड़ेगी। मैंने कहीं अगर एक ज़माने में पाकिस्तान से जब मैं पढ़ने गया था, तो मेरी किताबें कुछ दाएँ-बाएँ हुई थी, अगर मेरे पास हुई तो डेफ़िनेटली। यार अज़लान भाई, आपका दिलो-जान से बहुत शुक्रिया यार, बहुत ज़्यादा शुक्रिया, और इंशाल्लाह आपसे फिर हम जुड़ेंगे। अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।